हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है न सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड जैसे बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 12 जिसका नाम है पृथ्वी से परे। और आज हम देखेंगे इसकी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो चलो भाई जल्दी से वीडियो को चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मैं चलती हूँ टॉपिक की तरफ। तो देखो, नुब्रा जो है ये लद्दाख का एक रमणीय क्षेत्र है और नुब्रा में क्या होता है, मौसम जो होता है लगभग बादल रहित रहता है। ठीक है, बादल नहीं होते हैं यहाँ पे वायु प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण ना के बराबर होने की वजह से रात में जो आकाश है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। प्राचीन काल में साफ आकाश के कुछ विशिष्ट तारे जो हैं वो नुब्रा से होकर जाने वाले कारवां के लिए क्या होते थे, दिशा सूचक का काम करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बच्चे सोचते रहते हैं कि तारे जो हैं वो ना जाने कितने बड़े हैं और कितनी दूर हैं। उन्हें तारों के बीच में कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जो कि उन्हें परिचित वस्तुओं की याद दिलाते हैं। क्या आपने रात्रि के आकाश में तारों को देख करके उन्हें इसी प्रकार काल्पनिक रेखाओं के द्वारा जोड़ने की कोशिश की है, जैसे कि हम बिंदुओं और रेखाओं को जोड़ करके चित्र बनाते हैं? क्या कभी आपने ऐसे करके देखा है? नहीं देखा होगा या देखा भी होगा। तो देखो हमें रात्रि आकाश में कई सारे तारे दिखाई देते हैं और कुछ तारे चमकीले होते हैं, वहीं पे कुछ कैसे होते हैं, धुंधले धुंधले दिखते हैं। तारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं के प्रकाश से ही चमकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बच्ची बोल रही है कि क्या हम केवल मनोरंजन के लिए तारों के पैटर्नों की पहचान करते हैं या फिर इनका कोई उपयोग भी है? तो देखो, कुछ तारे जो होते हैं वो ऐसे समूह, उनके जो पूरे समूह होते हैं वो मिल करके कुछ ऐसे पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, जिनकी आकृतियां जो हैं वो कुछ जानी पहचानी वस्तुओं से मिलती जुलती दिखाई देती है। बहुत समय पहले की बात है जब रात्रि के आकाश का अवलोकन हमारे पूर्वजों का क्या होता था, एक मनोरंजन का साधन होता था। उन्होंने तारों के इन पैटर्न में पहचान करके जंतु, वस्तु और कई सारी कहानी के पात्रों को बना दिया था। अनेक सभ्यताओं में पैटर्न के नाम उनकी जो अपनी कहानियां हैं उन पर आधारित होते थे और इन काल्पनिक आकृतियों ने आकाश में तारों को पहचानने में क्या किया, उनकी सहायता की। अब जैसे कि इसका प्रश्न है कि भाई इन पैटर्न का उपयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है क्या? तो नहीं, तारे और उनके पैटर्न की पहचान जो है वो प्राचीन काल में यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी कौशल था। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले, बल्कि चुंबकीय दिक्सूचक भी जब नहीं आया था उसके भी आविष्कार से पहले, लोग इन्हीं पैटर्नों का यूज करके नाविक हैं या अन्य यात्री हैं वो सागर में और पृथ्वी पर दिशा का ज्ञान करते थे। अभी भी आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग जो है वो वैकल्पिक विधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्व काल में अगर हम बात करें तो जो तारा समूह होते हैं इसके पैटर्न को क्या कहा जाता था, तारा मंडल कहा जाता था। वर्तमान में आकाश के उन भागों को तारा मंडल कहते हैं जिनमें ये पैटर्न दिखाई देते हैं, क्योंकि आकाश के इन भागों में प्रायः तारों के पैटर्न की ही प्रधानता होती है। इसलिए सामान्यतः तारा मंडल शब्द का उपयोग तारों के समूह के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब आ जाता है हमारे पास और भी जाने। इसमें देखो, विभिन्न संस्कृतियों में ने तारामंडल की जो परिसीमा है उसको क्या किया, उन्होंने अलग अलग ढंग से निर्दिष्ट किया है। 20वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, इन्होंने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति, मतलब कि सारे देशों की सहमति से तारामंडल की जो परिसीमाएं हैं इसको परिभाषित कर दिया और अधिकाधिक रूप से 88 तारामंडल जो हैं उनको सूचीबद्ध किया गया। और इस प्रकार संपूर्ण आकाश में 88 क्षेत्रों में उस पूरे आकाश को इन्होंने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है, आकाश के इन क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है। था ना ये बड़ा इंफॉर्मेटिव सा
आगे देखो, चित्र में आपको कुछ तारामंडल दर्शाए गए हैं और इनकी सहजता से पहचान की जा सके इसके लिए तारों को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा क्या किया गया है, जोड़ के दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर तारामंडल और ओरियन को प्राय शिकारी के रूप में निरूपित किया जाता है। वहीं इस तारामंडल के बीचों बीच में जो 3 तारे दिख रहे हैं वो शिकारी की पेटी यानी कि बेल्ट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कैनिस मेजर दिख रहा है, यहाँ पे ओरायन दिख रहा है, यहाँ पे वृष दिख रहा है, यहाँ पर सबसे चमकदार तारा लुब्धक दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोग कल्पना करते हैं कि शिकारी जो है वो ओरायन एक बैल यानी कि वो जो वृष आगे दिख रहा है उससे युद्ध कर रहा है और ओरायन का जो कुत्ता है यानी कि कैनिस मेजर जो है वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। उन्होंने ऐसी कहानियां बनाई हुई है। कैनिस मेजर तारामंडल का जो तारा लुब्धक है वो रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा होता है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय खगोल शास्त्र में जो नक्षत्र होते हैं इस शब्द का उपयोग किसी तारे या फिर तारामंडल के लिए किया जाता है। जैसे आर्द्रा नक्षत्र यानी कि जो ओरायन तारामंडल है उसमें जो बीटल जूज नाम का तारा दिखाई दे रहा है हमको, ये इस जगह पे। ठीक है, और कृतिका नक्षत्र यानी कि जो वृष तारामंडल है उसमें जो प्लायोडिस नाम का एक तारा समूह दिख रहा है ये यहाँ पर, इसको हम कृतिका नक्षत्र कहते हैं। और अल्डेबरान जो है वो वृष तारामंडल में एक तारा है जिसको रोहिणी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आगे देखो, चित्र में तारों के 2 पैटर्न दिख रहे हैं, एक बिग डिपर है और एक लिटिल डिपर दर्शाए गए हैं। इसी चित्र में आपको ध्रुव तारा भी दिख रहा है जो कि लिटिल डिपर के नीचे साइड पे नजर आ रहा है। ठीक है, जो कि लिटिल डिपर का ही एक अंग होता है। ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है, मतलब इसकी स्थिति कभी भी बदलती नहीं है, जिसकी सहायता से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा की पहचान आसानी से की जा सकती है। और भी जाने तो देखो, बिग डिपर जो तारामंडल है ये उर्सा मेजर का ही अंग है, जबकि लिटिल डिपर तारामंडल जो है वो उर्सा माइनर में आता है। भारत में बिग डिपर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है और पोल स्टार को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि तारा मंडलों में तारों के साथ जुड़ी जो सामान्य क्षेत्रीय कहानियां हैं, इसके अतिरिक्त भारत के अनेक वनवासी समुदायों एवं जनजातियों की भी उनके संबंध में अपनी स्वयं की कुछ कहानियां होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो सप्तऋषि के जो 4 तारे हैं वो लगभग एक आयत के जैसे आकृति बनाते हैं। हमने अभी देखा बिग डिपर में, है ना। मध्य भारत की जनजातियां उनको दादी माँ की चारपाई के रूप में देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि 3 चोर जो हैं, जो पीछे 3 तारे हैं वो उसको चुरा रहे हैं। ऐसे कोंकण तट के जो मछुआरे हैं वो लोग इन्हीं 4 तारों की कल्पना एक नाव के रूप में करते हैं और वो कहते हैं कि उसकी जो अंतिम के 3 तारे हैं वो उस नाव की ग्रीवा हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग कहानियां बनाई हुई है। यदि किसी रात आकाश में बादल ना हो तो वहां पर बड़ी संख्या में तारे दिखाई दे सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप किसी बड़े नगर में रहते हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि आकाश जो है वो कभी भी साफ दिखता ही नहीं है, है ना, और कभी कभार ही साफ होता है और रात्रि आकाश में केवल कुछ ही तारे दिखाई देते हैं। ये सब प्रकाश प्रदूषण, धुएं और धूल की विद्यमानता के कारण होता है। रात्रि के समय पे अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश की जो उपस्थिति होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रकाश प्रदूषण कहते हैं, है ना। अब देखो, गांव और उन क्षेत्रों में जहां पर प्रकाश प्रदूषण कम होता है वहां पर बड़ी संख्या में तारे देखे जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका घर जो है वो ऊंचे भवन और वृक्षों की वजह से छिप गया हो उससे आकाश, है ना, इस कारण भी आप अधिक बड़े क्षेत्र का अवलोकन नहीं कर पाते हैं। रात्रि आकाश का अगर आपको सर्वोत्तम अवलोकन करना है तो आप खुले और अंधेरे स्थान से कर सकते हैं। सभी तारे और तारामंडल जो है वो पृथ्वी के सभी स्थानों से और वर्ष की प्रत्येक रात में दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो किसकी, ध्रुव तारा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से कभी भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, देखा, आगे देखेंगे तो देखो, क्या आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण जो है इसमें वृद्धि हो रही है और अतः रात्रि का जो आकाश है इसमें पिंडों के अध्ययन और अवलोकन के आनंद में कमी आती जा रही है। विश्व भर में कुछ अंधेरे आकाश वाले जो संरक्षित क्षेत्र और उद्यान हैं उनको अभी स्थापित करके रखा गया है और इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु आकाश में अंधेरा बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। क्योंकि भाई अनुसंधान भी तो होते हैं ना, बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान। कुछ संगठन प्रकाश प्रदूषण के संबंध में लोगों को क्या कर रहे हैं, शिक्षित करने का काम भी कर रहे हैं कि प्रकाश प्रदूषण ज़्यादा ना फैलाया जाए।
आगे देखो, किसी तारे या फिर तारामंडल को पहचानने के लिए आपको ये जानने की आवश्यकता होती है कि ये तारामंडल कैसा दिखाई देता है और साथ ही रात्रि आकाश में इसको हम कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, किसी तारामंडल के पैटर्न से परिचित होने के लिए आप चित्र को देख सकते हैं और चित्र में जैसे जैसे चित्र नजर आ रहे हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। ये जानने के लिए कि आपकी स्थिति के अनुसार कोई तारामंडल आकाश के किस भाग में है और कब दिखाई पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं, आप कोई आकाश का मानचित्रण ऐप की सहायता ले सकते हैं और उनको मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर इसके अलावा आप ऑनलाइन भी संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे एकदम से इतने बड़े आकाश में सारी चीज़ों को नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। और भी जाने कि तारों और तारामंडलों और ग्रहों की मोबाइल फ़ोन से पहचान हेतु आप कुछ ऐप का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्काई मैप जो है ये अत्यंत सुविधाजनक ऐप है, और स्टेलेरियम जो है इसी प्रकार का एक और ऐप है। स्टेलेरियम का कंप्यूटर रूपांतरण जो है अनेक विशेषताओं से युक्त होता है और इसको आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, इनका कोई पैसा नहीं लगता है। अब रात्रि आकाश दर्शन के लिए अगर हमें कुछ तैयारी करनी पड़े तो कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, तो देखो, वयस्कों के मार्गदर्शन में ही आप रात्रि जो आकाश अवलोकन है उसके लिए किसी खुले और अंधेरे स्थान की पहचान कर लो। फिर ये स्थान जो है ये कृत्रिम प्रकाश, ऊंचे भवन और वृक्षों से दूर कहीं होना चाहिए, उसके आसपास नहीं होना चाहिए। आप रात्रि आकाश में जिस पिंड का अवलोकन करना चाहते हैं उसी के अनुसार तिथि और समय का चयन करो, क्योंकि हर पिंड हर दिन हो सकता हो ना दिखाई पड़े। अब जैसे चांद की बात करें तो क्या चांद हमें हर दिन एक जैसा दिखता है? नहीं दिखता ना। तो ऐसे कई सारे खगोलीय पिंड हैं जो हर दिन हमें एक ही जैसे नहीं दिखते और साथ ही उनका समय भी बदलता रहता है। तो एक ऐसी रात का चयन कर लो जिसमें आकाश में ना तो बादल हो और ना ही चंद्रमा दिख रहा हो, विशेषकर तब जब आपको ध्रुव तारा देखना हो, क्योंकि ध्रुव तारा बहुत चमकीला तारा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आकाश के मानचित्र से युक्त कोई मोबाइल ऐप अथवा जिन तारामंडलों को आप देखना चाहते हैं उनकी आकृतियों के प्रिंट आउट अपने पास रखना आपके लिए उपयोगी होगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद भी मिल जाएगी। फिर दिशाएं याद करने के लिए आप एक चुंबकीय दिक्सूचक यानी कि कंपास का यूज़ कर सकते हो, और प्रेक्षण लिखने के और चित्र बनाने के लिए एक नोटबुक भी अपने पास रख सकते हो। नियत दिन एवं समय पर किसी वयस्क के साथ उस निर्धारित स्थान पर जाइए जहाँ पर रात्रि आकाश का आपको अवलोकन करना है। ठीक है, वहां पहुंचने के पश्चात लगभग आधा घंटा आप क्या करो, प्रतीक्षा करो, ताकि आपके नेत्र जो हैं वो अंधेरे के अनुसार क्या हो जाएं, थोड़े से समंजित हो जाएं। इससे आप रात्रि आकाश का और अच्छे से क्या कर पाओगे, अवलोकन कर पाओगे। रात्रि आकाश में आप सप्तऋषि और ध्रुव तारे की पहचान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसके बाद हम अपने सौर परिवार की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सूर्य। तो देखो, सूर्य जो है वो एक तारा है और ये हमारे सबसे निकट का तारा है। ये गैसों का एक बहुत गर्म गोला भी है। सूर्य जो है वो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है और यही कारण है कि ये इतना ज़्यादा क्या होता है, चमकदार होता है। सूर्य ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, जो कि पृथ्वी पर ऊर्जा का क्या है, प्रमुख स्रोत है। अब अगर हम बात करें कि सूर्य विशाल कितना है, कितना बड़ा है, तो अगर हम व्यास में बात करें इसके, तो ये पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है। फिर भी ये हमें इतना छोटा दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी से क्या है, बहुत अधिक दूरी पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। और भी जाने में देखो, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और ये दूरी एक खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कहलाती है। इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवार में बड़ी बड़ी दूरियों को सुविधापूर्वक व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है, किसका यूज होता है, AU का। सूर्य को आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड और पृथ्वी पर प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत होने के कारण अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में इसको देवता के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्य के द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा पृथ्वी को ऐसे ताप पर बनाए रखती है जिस पर जीवन क्या हो सकता है, संभव हो जाता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य है, जो मानव और जंतुओं को भोजन एवं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सूर्य जलवायु, ऋतु, मौसम, जल चक्र एवं पवन का कारण है, जो पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अब ये बच्ची बोलती है कि हमारा सूर्य भी जो है वो एक तारा है, फिर ऐसा कैसे है कि सूर्य हमको बड़ा दिखाई देता है और इसका प्रकाश पूरे आकाश में फैला रहता है, जबकि अन्य तारे जो हैं वो रात्रि आकाश में चमकदार बिंदुओं की तरह दिखाई पड़ते हैं और दिन के समय तो ये दिखाई ही नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों है?
तो देखो अन्य तारों की तुलना में अगर हम सूर्य की बात करें तो ये हमारे बहुत समीप है, इसलिए ये अन्य तारों की तुलना में हमको हमको कैसा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। सूर्य के अतिरिक्त अन्य सभी तारे जो हैं वो हमसे और भी ज़्यादा दूरी पे हैं, इसी वजह से वो हमें क्या दिखते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं। वे बिंदुओं के जैसे दिखाई देते हैं, यद्यपि इनमें से अनेक तारे जो हैं वो सूर्य की तुलना में भी बहुत बड़े हैं, ठीक है, फिर भी हमसे दूर होने की वजह से वो छोटे दिखते हैं। अब दिन के समय में क्या होता है, सूर्य की चमक इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो जो तारे हैं हम उनको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो और भी जाने में, सूर्य के बाद हमारे अगर सबसे अधिक निकट तारे की हम बात करें तो वो होता है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, लिखा है सेंचुरी के भी नाम से आपने सुना होगा कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो होता है वो है जो लगभग 2,69,000 AU की दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी की लगभग 2,69,000 गुना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी दिखाई दे रहा है। आकाश में अन्य अनेक पिंड विद्यमान हैं, इनमें से कुछ पिंडों के साथ हमारी पृथ्वी जो है और सूर्य जो है ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सौर परिवार को निर्मित करते हैं। इनमें से अधिकांश पिंड जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। किसी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना जो है वो क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह जो है ये एक विशाल और लगभग गोलाकार पिंड होता है जो कि सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह ही है, क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, घूमती रहती है, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। सूर्य क्या है, ये एक परिक्रमा पूरी करने में, सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगभग कितना, 1 वर्ष का समय लगता है। और पृथ्वी की ही तरह अन्य बाकी ग्रह भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे ग्रह, ठीक है। अब सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अगर हम बात करें कि किस प्रकार से सौर परिवार के 8 ग्रह आते हैं, तो पहले बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और फिर उसके बाद आपको वरुण देखने को मिलेगा। सूर्य के सबसे निकट के 4 आंतरिक ग्रह की बात करें तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। वही चारों जो है ये आकार में थोड़े छोटे होते हैं और इनकी जो सतह होती है वो ठोस और चट्टानी होती है। वहीं शुक्र की बात करें तो ये प्रायः भोर और संध्या के समय में चमकता हुआ दिखाई देता है, इसी वजह से इसको भोर का तारा या फिर संध्या का तारा कहा जाता है। हालांकि ये कोई तारा नहीं है, ग्रह है, ठीक है। आगे बात करते हैं मंगल की, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये लाल रंग का दिखाई पड़ता है और इसका कारण ये है कि जो मंगल ग्रह की मिट्टी है वो कैसे रंग की है, वो लाल रंग की होती है। और भी जाने तो प्राचीन काल से ही बिना किसी प्रकाशक यंत्र की सहायता के केवल आंख से दिखने वाले ग्रहों के लिए भारत के विभिन्न भागों एवं भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों का उपयोग किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए बुध को मरकरी, शुक्र वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति अथवा गुरु को जुपिटर और शनि को सैटर्न आदि नामों से इनको भी पुकारा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं पृथ्वी की सतह की बात करें तो इसका जो बड़ा भाग होता है वो पानी से ढका होता है, इसलिए अंतरिक्ष से ये नीले रंग की दिखाई देती है और इसी कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। सबसे बाहर के 4 ग्रह की बात करें तो वो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण होते हैं और पृथ्वी की तुलना में ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और साथ में ये गैसों से बने होते हैं, जहाँ आंतरिक ग्रह किसी चट्टानों से बने होते हैं। इन विशाल गैसीय ग्रहों के चारों ओर क्या होती है, विशाल चपटी वलयाकार संरचनाएं होती हैं जो कि धूल एवं शैल पदार्थों से बनी होती है, जैसे कि शनि के चारों तरफ आपको दिखाई देती है, यानी कि सैटर्न के, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रह जो होते हैं वो अपनी अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, अतः जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है सामान्यतः वह ग्रह उतना ही अधिक ठंडा होता है। किसी ग्रह पर यदि वायुमंडल होता है तो वो क्या करता है, ऊष्मा को बाहर जाने से रोक सकता है, जिसके कारण उस ग्रह के ताप में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी कारण से शुक्र ग्रह जो होता है वो बुध ग्रह की तुलना में क्या होता है, सूर्य से अधिक दूरी पर होने के बाद भी उससे क्या होता है, अधिक गर्म होता है, ठीक है। यहाँ तक देखा सबने। आगे देखें, ठीक है, आगे देखो और भी जाने में बात करते हैं। प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी है जो वरुण ग्रह की तुलना में दूर अवस्थित है, मतलब जहाँ पे हमारे 8 ग्रह खत्म होते हैं उसके बाद भी एक और है और ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसका आकार जो है ये पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी सोचो छोटा है ना। जब इसकी खोज हुई थी तो इसे सौर परिवार का ही एक ग्रह
कहा गया था। तो मतलब पहले हमारे 9 ग्रह होते थे, फिर बाद में जब उसके जैसे अन्य छोटे छोटे पिंडों की खोज हुई तो अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है IAU, इन्होंने 2006 में किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए कुछ शर्तें बनाई, और जो जो ग्रह इस शर्तों को मान लेते थे उनको ग्रह कह देते थे, लेकिन प्लूटो उन सबको पुनर्परिभाषित नहीं कर पाया। इस परिभाषा के अनुसार प्लूटो सहित बहुत सारे जो छोटे पिंड थे उन सभी को क्या, वामन ग्रह कहा जाता है, और प्लूटो को फिर ग्रह सौर परिवार से हटा दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। ग्रहों में अगर हम सबसे आसान शुक्र ग्रह को पहचानना होता है, इनकी पहचान करने की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या बोल रही है कि जैसे हमने तारामंडल की पहचान की, क्या उसी तरह किसी ग्रह को भी पहचान सकते हैं। तो देखो ग्रहों में अगर हम बात करें तो सबसे आसान शुक्र ग्रह को पहचानना होता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है। बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि को भी बिना किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता के देखा जा सकता है, और ये ग्रह इतनी अधिक दूरी पर हैं कि तारों की तरह ही ये भी चमकते हुए बिंदुओं के जैसे दिखाई पड़ते हैं। फिर हम इन ग्रहों और तारों में भेद कैसे करते हैं, तो देखो ग्रहों के विपरीत जो तारे होते हैं वो अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि ग्रह जो होते हैं वो सिंपल सा बस चमकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आकाश के कुछ पिंडों को बिना किसी सहायता के केवल आंखों से देखा तो जा सकता है, लेकिन द्विनेत्री दूरबीन जो है, बाइनोक्यूलर अथवा दूरदर्शक टेलीस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करने से ये क्या है, अधिक चमकदार और अच्छे से मतलब बड़े दिखाई देते हैं। दूरदर्शक यंत्र ऐसे अनेक धुंधले पिंडों को देखने में भी हमारी सहायता करता है, जो बिना किसी उपकरण के केवल आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। जब भी आपके क्षेत्र में कोई रात्रि आकाश दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आपको दूरदर्शक यंत्र के द्वारा आकाश का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे कार्यक्रम में आप हिस्सा ले सकते हैं, और ये है आपका दूरदर्शक, तो इसके माध्यम से आप आकाश को देख सकते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं अनेक उच्च शिक्षा संस्थान विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए रात्रि आकाश अवलोकन गतिविधि का आयोजन करते हैं। देश भर में ऐसे अनेक अव्यावसायिक खगोलीय संगठन भी हैं जो समय समय पर आकाश दर्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। संग्रहालय जो म्यूजियम है और जो कृत्रिम नभमंडल प्लेनेटेरियम है, ये भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, प्राकृतिक उपग्रहों की। तो देखो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। वे आकार में ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं, और ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रहों को चंद्रमा कहा जाता है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, जबकि मंगल की बात करें तो उसके पास 2 चंद्रमा है, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण ग्रहों के तो बहुत सारे कई सारे चंद्रमा हैं। और भी जाने में देखिए, सामान्यतः कोई ऐसा पिंड जो अपने से बहुत बड़े पिंड की परिक्रमा करता हो उसे भी उपग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का क्या है, उपग्रह हो सकती है, कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की परिक्रमा करती है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है, और ये पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है, और ये अंतरिक्ष में हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे पास में चंद्रमा ही है। पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर वायुमंडल ना के बराबर है, और पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा जो है वो कितना बड़ा है, तो देखो चंद्रमा का जो व्यास है ना वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 भाग है। ठीक है, तो बहुत छोटा है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है। और देखेंगे चंद्रमा की जो सतह है उस पर वृत्ताकार कटोरे नुमा संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि वो आप देख रहे हैं चित्र में, जिनको गर्त या फिर क्रेटर कहते हैं। इनमें से अधिकांश गर्त जो हैं वो अंतरिक्ष से आई हुई जो चट्टानों अथवा क्षुद्र ग्रह होते हैं उनके आघात से बने, मतलब वो टकराती रहती है उससे। चंद्रमा पर वायुमंडल, जल और जीवन विद्यमान ना होने के कारण ये विशिष्ट संरचनाएं उसकी सतह पर कई समय से बनी हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
यद्यपि चंद्रमा बहुत दूर है, फिर भी मनुष्य ने चंद्रमा को अधिक अच्छी तरह से समझने और खोजबीन करने के लिए इस पर अंतरिक्ष यान भेजे हैं। भारत ने भी चंद्रमा के अध्ययन के लिए 3 चंद्रयान अभियान पूरे कर लिए हैं और चौथे की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है इसके संबंधी हमारी जानकारी में वृद्धि के लिए चंद्रमा पर जो भारत का पहला अभियान था चंद्रयान 1, वो सन 2008 में छोड़ा गया था। उसके बाद जो दूसरा मिशन था चंद्रयान 2 वो 2019 में भेजा, और जो तीसरा मिशन है चंद्रयान 3 उसको जुलाई 2023 में प्रक्षेपित किया गया है। इसका जो लैंडर विक्रम है जो अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर के गया था, आसानी से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया, और इस मिशन के साथ ही भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाला विश्व का ये पहला देश बन गया। इस सफलता को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब एक चौथा मिशन जो है चंद्रयान 4, उसकी योजना बनाई जा रही है, और इसके द्वारा इसका लक्ष्य क्या है कि चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को लेकर आया जाएगा और फिर उन पर क्या की जाएगी, उन पर अन्वेषण किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि आखिर उसमें क्या है या कैसा है, क्या चीजें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं भाई शुद्ध ग्रह की। ठीक है, सूर्य और ग्रह लगभग गोलाकार आकृति के होते हैं। सौर परिवार में ऐसे अनेक छोटे पिंड हैं जो चट्टानी हैं और अनियमित आकार के हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इनमें से अनेक क्षुद्र ग्रह जो हैं वो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में अपने अपने पथों पर क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ये क्षेत्र जो है ये क्षुद्र ग्रह पट्टी कहलाता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी कभी जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के बहुत पास से भी क्या होते हैं, गुजरते हुए दिखते हैं। फिर हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रहों के आकार की, तो ये 10 मीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक की हो सकती है इनका आकार। ठीक है, मतलब बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम धूमकेतु की। तो देखो कॉमेट्स जो होते हैं, तो कभी कभी जो सौर परिवार है इनमें बाहरी क्षेत्र से कुछ आगंतुक पिंड आ जाते हैं। ये हमारे सौर परिवार में आते हैं, ये लंबी पूंछ वाले होते हैं और इन पिंडों को धूमकेतु यानी कि कॉमेट कहते हैं। ये धूल, गैसों, पत्थर के टुकड़ों और बर्फ के बने होते हैं। जैसे ही कोई धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है, इसमें जमे हुए जो पदार्थ हैं वो क्या होने लग जाते हैं, वाष्पीकृत होने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे गर्मी मिलती है। और भी जाने में देखें, एक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली धूमकेतु है जो कि प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पिछली बार ये 1986 में दिखाई दिया था, अब 76 वर्ष बाद ये वापस से दिखाई देगा। ये वाष्पित पदार्थ धूमकेतु की पूंछ बनाता है। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य से दूर जाते हैं वो धुंधले दिखाई देने लग जाते हैं, और एक सीमा के बाद उन्हें बिना किसी प्रकाशक उपकरण के केवल आंख से देख पाना क्या संभव नहीं हो पाता। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले कई धूमकेतुओं का पता लगाया जा चुका है। ये धूमकेतु नियत समयावधि के बाद सूर्य के निकट आते हैं। तथापि कुछ ऐसे धूमकेतु भी हैं जो सौर परिवार से पलायन कर जाते हैं। कुछ अन्य धूमकेतु टूट जाते हैं या फिर सूर्य अथवा अन्य ग्रहों के पास पहुंचने पर उनमें गिर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने उन पिंडों के बारे में जाना जो कि मिल करके सौर परिवार बनाते हैं, और वो पिंड कौन कौन से हैं, तो वो पिंड हैं सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और अनेक अपेक्षाकृत छोटे पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह आता है, धूमकेतु शामिल है। ये सब मिलकर के क्या कहते हैं, सौर परिवार कहलाते हैं। हमारा तारा सूर्य जो है वो सौर परिवार का सबसे बड़ा और सबसे भारी पिंड है। सौर परिवार में उपलब्ध लगभग संपूर्ण ऊर्जा का जो जनक है वो कौन है, सूर्य ही है। ठीक है, आगे बात करें तो हमारे सौर परिवार के अन्य सभी पिंड जो है वो सूर्य के प्रकाश को अपने सतह से परावर्तित करते हैं, और इसी वजह से वो क्या दिखते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और भी जाने में देखो, संस्कृत तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में कॉमेट को धूमकेतु कहते हैं। भारत में विभिन्न जनजातियां इसे पुच्छिया तारों अथवा झंडिया तारों, झंडे जैसा तारा भी कहती हैं। अनेक सभ्यताओं में लोग धूमकेतु से भयभीत भी होते हैं।
और यह भी माना जाता है कि धूमकेतु जो है वो अपने साथ दुर्भाग्य लेकर के आता है। तथापि वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए कि आज हम जानते हैं कि ये मात्र बर्फीली चट्टानों वाले आगंतुक हैं जो सूर्य के पास से होकर के गुजरते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये डरावने होते हैं या दुर्भाग्य लेकर आते हैं। अब देखो चंद्रमा, अगर हम बात करें मंदाकिनी आकाशगंगा की, तो चंद्रमा विहीन रात्रि आकाश में अगर हम शहर की रोशनी से दूर जाकर के किसी अंधेरे स्थान से अवलोकन करें तो आकाश में उत्तर के पास से दक्षिण तक व्याप्त प्रकाश की एक धुंधली सी पट्टी हमको दिखाई देती है। और ये क्या है? ये आकाशगंगा नाम की वो मंदाकिनी है जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर के अरबों तक के तारे होते हैं और हमारा जो सौर परिवार है वो मंदाकिनी आकाशगंगा का ही क्या है? एक भाग है। ये आपको आकाशगंगा दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे देखें, ब्रह्मांड की बात करें तो हमारी जो मंदाकिनी है इससे परे भी बाह्य अंतरिक्ष में कई सारी, बहुत सारी मंदाकिनियां हैं। तारों, मंदाकिनी और ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं इनको समझने के लिए वैज्ञानिक आज भी उनका अध्ययन करने में लगे हुए हैं। हम अभी तक ये नहीं जानते कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है कि नहीं है, अभी तक हमें ये बात अच्छे से नहीं पता है। हमारी मंदाकिनी में कई सारे ग्रहों की खोज की गई है जो अपने तारों की क्या करते हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिक अपने तारों की परिक्रमा करते हुए इन बाह्य ग्रहों में कहीं भी जीवन के अस्तित्व का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाए हैं, किंतु जीवन की खोज अभी भी लगातार जारी है कि कहीं किसी ग्रह पर, किसी जगह पर जीवन मिल सकता है। और भी जाने में देखें, भारतीय खगोलीय वेधशाला हानले के सर्वोच्च पर्वत शिखर दिगपा रत्सारी पर बनाई गई है। इस शिखर का नाम जो है अब सरस्वती पर्वत रख दिया गया है। यहाँ आपको दिख रहा है। इसमें कई टेलीस्कोप लगे हुए हैं और इनमें से एक का नाम हिमालय चंद्र टेलीस्कोप है। इसको ये नाम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में दिया गया है और ये संसार के सबसे ऊंचे स्थानों पर स्थित वेधशालाओं में से एक है। ठीक है, आगे देखो, इस वेधशाला के चारों ओर के क्षेत्र को दिसंबर 2022 में हानले डार्क स्काई रिजर्व HDSR घोषित कर दिया गया था। ये रिजर्व वर्ष भर आम जनता के लिए खुला रहता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ही लोग जा सकते हैं, वैज्ञानिक जा सकते हैं, ये सभी के लिए खुला रहता है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा स्थानीय नागरिकों को छोटे छोटे टेलीस्कोप दिए जाते हैं और आगंतुकों के मार्गदर्शन के लिए खगोलीय राजदूत के रूप में उनको प्रशिक्षित किया गया है। आशा की जाती है कि इससे इस क्षेत्र में खगोल पर्यटन को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। लोग जाकर के वहाँ से बाहर आकाश को देखेंगे, उन चीज़ों को जानेंगे और पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। उम्मीद है आपके भी सारे भूले बिसरे टॉपिक याद आ गए होंगे। अब हम ना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।